गुड्डू गुड़िया बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा। न्यूमेरिकल तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ब्रांड की जो पिछले कुछ सालों में एजुकेशन और इंटरनेट कल्चर दोनों को चेंज कर रहा है और इस ब्रांड का नाम है फिजिक्स वाला। अब एक तरफ तो एक अच्छे टीचर द्वारा चलाया गया एक मूवमेंट लगता है जो सस्ती और अफोर्डेबल एजुकेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है, और दूसरी तरफ ये अपना वैल्यूएशन इतना बढ़ा चुके हैं कि लोग पूछने लगे हैं कि सच में ये कोई एजुकेशन हब है या कोई बड़ा बिजनेस। और तीसरा एंगल है इंटरनेट वाला एंगल, जहां पर मीम्स, पैरोडीज और क्यों नहीं हो रही पढ़ाई वाले ट्रेंड पर फिजिक्स वाला ने इंटरनेट पर अपनी अलग इमेज बना ली है। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम बगल में आ गया, लाइफ में कुछ करना है, अगर ऐसा है तो क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? तो भाई आज के इस स्पेशल वीडियो में इस बिजनेस के, इस ब्रांड के तीनों एंगल्स का, इन तीनों सवालों का सिंसियरली एनालिसिस करके मैं जवाब दूंगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम जानेंगे कि क्या सच में फिजिक्स वाला स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, क्या ये एक बहुत बड़ा बिजनेस ड्रिवन ब्रांड बन चुका है, और क्या ये मीम और पैरोडीज जो है वो इनकी क्रेडिबिलिटी को कम करती हैं, ज्यादा करती हैं। जो भी सारी चीजें आज के इस वीडियो में खुल के डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। फिजिक्स वाला की जर्नी शुरू होती है एक सिंपल से क्रिएटर से जिसका नाम था अलग पांडे, जो यूट्यूब पर फ्री में फिजिक्स पढ़ाया करता था। स्टाइल बहुत ही सिंपल था, अप्रोचेबल था, स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता था, तो स्टूडेंट्स फिर इनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। अब इनके फ्री वीडियोस से स्टूडेंट्स को बहुत फायदा होने लगा और धीरे धीरे चैनल ऑर्गेनिकली ग्रो होने लगा। तो अब अलग पांडे ने अपना सेपरेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जहां पर रिकॉर्डेड कोर्सेज थे, लाइव बैचेस थे, मॉक टेस्ट सीरीज थी और सब कुछ एकदम बजट फ्रेंडली था। ये क्लासिक क्रिएटर टू प्रोडक्ट जर्नी थी, जहां फ्री कंटेंट से ट्रस्ट बिल्ड हुआ और फिर पेड ऑफरिंग्स लॉन्च की गई। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि एक छोटी सी शुरुआत एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई। फंडिंग आई, वैल्यूएशन शूट अप हुआ और उसके बाद इस ब्रांड ने कॉर्पोरेट लेवल पर ऑपरेट करना शुरू कर दिया। अब ये ट्रांजिशन फ्रॉम क्रिएटर टू कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन हमारी इस पूरी एनालिसिस जर्नी का सबसे बड़ा कोर है। अब बैकग्राउंड के बाद चलो समझते हैं फिजिक्स वाला का बिजनेस प्रोसेस। देखो, शुरुआत हुई एकदम यूट्यूब पर फ्री पढ़ाने से, रिमोट एरियाज के स्टूडेंट्स को और ऐसे स्टूडेंट्स को जिनके पेरेंट्स एक्सपेंसिव कोचिंग, एक्सपेंसिव एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए फिजिक्स वाला एक बेस्ट ऑप्शन बन गया। अब इस पूरी प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी इमोशनल कनेक्ट। एक ऐसा टीचर जो आसान भाषा में बात करता है, जेन्युइनली तुम्हें सब कुछ समझाने की कोशिश करता है और तुम्हारे बजट को भी समझता है। तो ये जो इमोशनल कनेक्ट था, ये फिजिक्स वाला का सबसे बड़ा एसेट बन गया। अब किसी स्टूडेंट को जब जेन्युइनली समझाया जाता है, उसे समझ में आने वाली भाषा में उसे समझाया जाता है और स्टूडेंट को वो कॉन्सेप्ट जब समझ में आ जाता है, तो वो अपने दोस्तों को दिल से उस चीज को शेयर करता है और वर्ड ऑफ माउथ फिजिक्स वाला की पॉपुलैरिटी अपने आप बढ़ा देता है। अब पॉपुलैरिटी के साथ साथ इनकी ऑडियंस बढ़ी और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है, प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई होता चला जाता है। तो इनके प्रोडक्ट के साथ भी ऐसा ही हुआ। इन्होंने भी अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करा। रिकॉर्डेड लेक्चर से ये लाइव क्लासेस की तरफ आए, मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज और फिर ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स, बहुत सारे हाई वैल्यू ऑफर्स लॉन्च किए गए। अब ये डाइवर्सिफिकेशन एक नेचुरल सा स्टेप था, क्योंकि देखो जब भी कोई कंटेंट फ्रेंचाइज एक्सपेंड करता है तो क्रॉस सेल्स और अपसेल्स तो ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम शुरू हुई। जब तुम एक पर्टिकुलर टीचर के स्टाइल को हर टीचर पर अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो वो थोड़ा सा रोबोटिक, मोनोटोनस और रिपीटेटिव साउंड करने लगता है, क्योंकि हर इंसान, हर टीचर एक जैसा नहीं हो सकता। कुछ टीचर बोरिंग लगते हैं, कुछ ज्यादा टेक्निकल लगते हैं, कुछ बहुत ही पोलाइट होते हैं। तो यहां से कंसिस्टेंसी तो आ जाती है लेकिन यूनिकनेस खत्म हो जाती है, और इसी बैलेंस को मेंटेन करना सबसे बड़ा चैलेंज था। अब अगर बिजनेस साइड देखें तो लार्ज फंडिंग, हाई वैल्यूएशन और आईपीओ प्लान से साफ दिख जाता है कि इन्वेस्टर इस कंपनी में, इस आइडिया में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, और दिलचस्प हो भी क्यों ना, क्योंकि भाई इंडिया में जो एजुकेशन यूजर बेस है वो बहुत बड़ा है, ब्रांड रिकॉल स्ट्रॉन्ग है, मतलब लॉन्ग टर्म में पैसा ही पैसा है। अभी सुनने में जितना अच्छा लग रहा है, एक्चुअल में उतना अच्छा है नहीं, क्योंकि इन्वेस्टर के कैपिटल के साथ साथ बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस भी आते हैं। ग्रोथ टारगेट्स हो गया, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट हो गया, ऐसी बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं। इस प्रेशर के चलते फिजिक्स वालों को अपने कोर्सेज के प्राइस बढ़ाने पड़े, और यही वो पॉइंट था जहां पर स्टूडेंट्स का ट्रस्ट थोड़ा सा क्रैक होने लगा, थोड़ा सा वीक होने लगा। क्योंकि यार फिजिक्स वाला का तो बेस ही ट्रस्ट से शुरू हुआ था, यूट्यूब पर फ्री पढ़ाने से शुरू हुआ था, जहां पर स्टूडेंट्स को लगता था कि यार यहाँ टीचर्स थोड़ा जेन्युइनली पढ़ाते हैं। लेकिन ये चीजें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी प्रॉब्लम खड़ी कर देती हैं। अब फिजिक्स वाला का कोर तो काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। वो प्रॉब्लम है कि कम पैसे में हाई क्वालिटी एजुकेशन देना, और इस चीज में फिजिक्स वालों को अभी तक कोई बीट नहीं कर पा रहा है। इस फील्ड में स्टूडेंट्स का टर्नओवर भी काफी हाई होता है, क्योंकि ये टफ एग्जाम्स एक बार में जनरली स्टूडेंट निकाल नहीं पाता है, तो फिर वो रिपीट जरूर होते
होता है। अब इनके कोर्सेज के प्राइस काफी अफोर्डेबल हैं, तो स्टूडेंट एक बार के लिए ट्राई करने के लिए भी कोर्स ले लेता है, चाहे आगे उसका कुछ हो या ना हो। तो इनकी ये जो स्मार्ट प्राइसिंग है उसने फिजिक्स वालों को इतना बड़ा बनाया है। रूरल और जो स्मॉल टाउन के बच्चे हैं जिनके पास कोचिंग अफोर्ड करने का पैसा नहीं है, कोचिंग जाने का टाइम नहीं है, उनको फिजिक्स वाला ने एक बहुत बढ़िया चांस दिया और ये फिजिक्स वाला का सबसे बड़ा सोशल इंपैक्ट था। अब जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि स्केल के साथ साथ कुछ रिस्क जरूर आते हैं। पीडब्ल्यू को भी इन रिस्क का सामना करना पड़ा। ये रिस्क था क्वालिटी ऑफ कंटेंट, टीचर चर्न और मेंटरिंग। जब एक प्लेटफॉर्म हंड्रेड्स ऑफ टीचर्स को हायर करता है तो टीचर्स का विजन, टीचर्स का पढ़ाने का स्टाइल सब कुछ डेफिनेटली अलग होगा ही होगा। अब कुछ बैचेस में स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं स्लो डाउन रेजोल्यूशन को लेकर, पुअर लेसन प्लानिंग को लेकर, और कुछ बैचेस में स्टूडेंट्स को सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होता। अब अगर ब्रांड सिर्फ ग्रोथ पर फोकस करे बिना टीचर सपोर्ट और क्वालिटी चेक के, तो इससे लर्निंग आउटकम्स डिग्रेड होंगे और ये चीज फाउंडर्स को सीरियसली लेनी चाहिए। अब चलते हैं थोड़ा फन साइड पे। फिजिक्स वाला और अलग पांडे का इंटरनेट पर्सोना एक मीम मशीन बन चुका है। चाहते ना चाहते हुए भी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर इनके शॉर्ट्स और रील्स दिख ही जाते हैं। अब इस मीम कंटेंट और वायरलिटी का सीधा सीधा फायदा ब्रांड को होता है। इनको फ्री मार्केटिंग मिलती है और बहुत बढ़िया ब्रांड रिकॉल हो जाता है। तुम्हारा छूट कैसे रहा यार प्रयास बैच के अंदर? डिटेल में इतना कंटेंट पढ़ाते तुम्हारा छूट कैसे जा रहा है? तुम और खींच को वहां जाके गिरेगा। समझ नहीं आ रहा क्योंकि औकात नहीं है समझने की। चप्पल मारूंगा, फ्री इलेक्ट्रॉन अंदर रहता है, सॉरी सरफेस पे रहता है। चप्पल मारूंगा 1 सेकंड में, तू स्पैमर 1 सेकंड में आंसर देने के लिए किसने बोला तुम्हें? जब तुम मीम बनते हो तो तुम्हारे ब्रांड की अवेयरनेस बहुत तेजी से बढ़ती है, स्पेशली यूथ डेमोग्राफीज में। लेकिन इस मीम का एक नुकसान भी है, इनका एक डाउनसाइड भी है कि मीम से कभी कभी ब्रांड एक मजाक बनकर रह जाता है। एक सीरियस एजुकेशन प्रोवाइडर की जगह लोग तुम्हें एक पॉप कल्चर रेफरेंस की तरह देखने लगते हैं। तो मीम्स डबल एज स्वॉर्ड है जो तुम्हें रीच तो देती है लेकिन रेस्पेक्ट पर सवाल खड़े कर सकती है। अब पब्लिक रिपोर्टिंग में फिजिक्स वाला पे काफी सारे एलिगेशंस और मीडिया में इनका ड्रामा भी आता रहता है। कभी कभी इनके टीचर्स रोने लग जाते हैं, ले ऑफ्स होते हैं और कभी कभी टीचर्स को टाइम पर पैसा नहीं मिलने जैसी काफी सारी चीजें होती रहती है। मैंने इनके पास सिर्फ 5 लाख रुपए साल का ज्वाइन किया था। मनीष दुबे सर की सैलरी 52 लाख रुपए थी सीकर में। शायद ये बोलना नहीं चाहिए, मैं सीकर में। इनके पास बहुत कम पैसे में आ गए हम लोग सिर्फ इसलिए कि इनका सिस्टम बनाना था। इनका ड्रामा तो इतना ज्यादा है कि पूरी की पूरी वेब सीरीज इन पर एक बनाई जा सकती है। अब ये चीज सिर्फ फन के लिए नहीं है, ये काफी क्रिटिकल चीज है क्योंकि एक एडटेक प्लेटफॉर्म का, एक एडटेक प्रोडक्ट का सारा जो मोरल है वो उसके टीचर्स और उसके स्टाफ पर डिपेंडेंट होता है। तो कंपनी को ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज और फेयर कंपनसेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं तो शॉर्ट टर्म कंजूसी के चक्कर में लॉन्ग टर्म ट्रस्ट डैमेज हो सकता है। अब आजकल न्यूज में सुनने को मिल रहा है कि फिजिक्स वाला अपना आईपीओ लेकर आ रहा है, तो इससे सवाल ये उठता है कि क्या ये एक बड़ा बिजनेस बन चुका है? तो जवाब हाँ भी है और ना भी। देखो फाइनेंशियली और स्ट्रक्चर वाइज देखें तो फिजिक्स वाला एक बड़ी कंपनी बन चुकी है, इस बात को मानना पड़ेगा और इसी वजह से इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। और जब तुम एक बार पब्लिक मार्केट में उतर जाओ तो तुम्हें वहां के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तुम्हें प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करने पड़ेंगे, कॉस्ट तुम्हें बढ़ानी ही पड़ेगी चाहे तुम चाहो या ना चाहो। लेकिन भाई फिजिक्स वाला में अभी भी कुछ जगह पर टीचर लेड और स्टूडेंट फोकस्ड कल्चर जिंदा है। एक लाइन में कहूं तो फिजिक्स वाला अभी भी हाइब्रिड है। एक तरफ ये एजुकेशन ब्रांड है तो दूसरी तरफ स्केल पर ऑपरेट करता हुआ बिजनेस है। अब यहाँ पर मेन चीज ये आ जाती है कि इसके डिसीजंस किसके अराउंड घूमते हैं, इन्वेस्टर्स के अराउंड या फिर स्टूडेंट्स के अराउंड। अगर इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बना हुआ है तो ये हाइब्रिड मॉडल लॉन्ग टर्म तक चल सकता है। अब फिजिक्स वाला की हमेशा से एक ही स्ट्रेंथ रही है और वो है अफोर्डेबिलिटी, कम दाम में हाई क्वालिटी एजुकेशन देना जिससे हर क्लास के स्टूडेंट तक इनका कंटेंट पहुंच सके। और ये एक सबसे बड़ा एथिकल विन था इन लोगों के लिए, वो भी इंडिया जैसी कंट्री में जहां पर कोचिंग्स की डिमांड स्काई रॉकेट की तरह बढ़ रही है। लेकिन अब जब कंपनी ग्रो कर रही है तो प्रीमियम पेड बैचेस, पेड कोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। तो अब सवाल यह आता है कि क्या इनका जो स्टार्टिंग में ओरिजिनली जो अफोर्डेबल मॉडल था वो सस्टेन कर पाएंगे ये लोग या नहीं। अगर प्रीमियम मॉडल सही से इंप्लीमेंट हुआ जहां पर बेसिक कंटेंट एकदम फ्री है या फिर लो कॉस्ट में मिल रहा है और एडवांस लर्नर्स के लिए प्रीमियम ऑप्शंस है, तो ये फिर दोनों ऑडियंस को सर्व कर सकता है। लेकिन अगर हर चीज प्रीमियम करने के चक्कर में लो इनकम वाले स्टूडेंट का एक्सेस अगर प्लेटफॉर्म पर कम हुआ तो पीडब्ल्यू फिर अपना ओरिजिनल मिशन खो देगा। अब अगर हम देखें फिजिक्स वाला के बिजनेस मॉडल को तो इनके यूट्यूब से पेड कोर्सेज तक का जो फनल था वो काफी स्मार्टली डिजाइन किया गया था। पहले यूट्यूब पर फ्री कंटेंट दिया जिससे ट्रस्ट बिल्ड हुआ, इस ट्रस्ट के बेसिस पर स्टूडेंट्स ने फ्री ट्रायल लिया और फिर वो धीरे धीरे पेड कोर्सेज में कन्वर्ट हो गए। अब इनकी मार्केटिंग साइकोलॉजी भी काफी स्ट्रांग है। फाउंडर की ऑथेंटिसिटी, रिलायबिलिटी और स्टूडेंट का सोशल प्रूफ, इन सब चीजों ने मिलकर एक तगड़ा इमोशनल कनेक्ट क्रिएट किया है
और मत भूलो मीम्स ने भी फिजिक्स वाला की ग्रोथ को एक तगड़ा बूस्ट दिया है। हर जगह रील्स, जोक्स और क्लिप्स से इनकी फ्री पब्लिसिटी हुई और इनका ब्रांड वायरल हो गया। अब ऐसे मॉडल्स को हमने ग्लोबली भी सक्सेसफुल होते हुए देखा है, जैसे क्रिएटर रन कंपनीज, क्रिएटर रन बिजनेस, जहां पर ट्रस्ट और रिलायबिलिटी ब्रांड की कोर होती है। लेकिन यहां पर एक फाइन लाइन भी है। एथिकल मार्केटिंग का मतलब होता है एकदम जेन्युइन प्रॉमिसेस। जो प्रॉमिसेस, जो रिजल्ट्स तुम स्टूडेंट्स को प्रॉमिस कर रहे हो वो एक्चुअल में स्टूडेंट्स को मिलने भी चाहिए। अब मार्केटिंग और हाइप तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आउटकम्स कम है, तो इससे कन्वर्जन बहुत शॉर्ट टर्म हो जाते हैं। कंप्लेन्स और रिफंड इश्यूज से ट्रस्ट ब्रेक होना शुरू हो जाता है। अब मार्केट में ऑलरेडी अनअकैडमी, वेदांतु और एलन जैसे बड़े प्लेयर्स हैं और लोकल जगह पर लोकल इंस्टीट्यूट्स भी बहुत ही स्ट्रांग होल्ड बना के बैठे हैं। लेकिन इन सब के बीच फिर भी फिजिक्स वाला ने अपनी एक यूनिक इमेज, यूनिक आइडेंटिटी बनाई। लेकिन कंपटीशन का मतलब ये भी है कि कंटिन्यूअस इनोवेशंस करते रहने पड़ेंगे, चाहे टीचिंग स्टाइल में हो, टेक्नोलॉजी में हो, कंटेंट क्वालिटी में हो, हर जगह। क्योंकि अगर कॉम्पिटिटर्स बेटर कोर्सेज देने लग गए, उनके कोर्सेज अगर ज्यादा आउटकम ड्रिवन दिखने लगे, तो फिर फिजिक्स वाला को अपना गेम और ऊपर ले जाना पड़ेगा। क्योंकि एट द एंड मार्केट उन्हीं को रिवॉर्ड करता है जो विजिबल रिजल्ट्स देते हैं, और ये सब तभी पॉसिबल है जब ऑपरेशनल एक्सीलेंस कंटिन्यूअसली मेंटेन रहे। और आईपीओ के बाद तो ये प्रेशर और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि फिर स्टूडेंट्स के साथ साथ इन्वेस्टर्स भी रिजल्ट्स मांगेंगे। अब इन सारी चीजों को डिस्कस करने के बाद अब फिजिक्स वाला के फ्यूचर की बात कर लेते हैं कि फ्यूचर में इनके लिए 3 सिनेरियोस क्या बन सकते हैं। पहला सिनेरियो एकदम आइडियल केस है, जहां पर फिजिक्स वाला बैलेंस को मेंटेन कर ले, टीचिंग क्वालिटी अच्छी चलती रहे, टीचर्स को अच्छा सपोर्ट मिलता रहे और बिजनेस भी प्रॉफिटेबली ग्रो करता रहे। ये वो ड्रीम सिचुएशन है जहां पर एजुकेशन और बिजनेस दोनों एक साथ चल रहे हैं। दूसरा सिनेरियो एकदम वर्स्ट केस है, जहां पर फिजिक्स वाला इन्वेस्टर सेंट्रिक हो जाए, यानी कि एजुकेशन अपने कोर आइडियल से ज्यादा ये शॉर्ट टर्म मैट्रिक्स जैसे कि रेवेन्यू, आईपीओ, प्रॉफिट, इन पर ध्यान देने लगे। स्टूडेंट्स, टीचर्स साइडलाइन हो जाए। ऐसे में क्या होगा? कंटेंट क्वालिटी गिर सकती है और जो ट्रस्ट फिजिक्स वाला ने इतने सालों में बनाया है जेन्युइनली लोगों के बीच में, वो एक झटके में टूट जाएगा। तीसरा सिनेरियो है एक मिडिल ग्राउंड, जहां पर फिजिक्स वाला अपना कोर स्टूडेंट फोकस रिटेन करे और एक हाइब्रिड मॉडल में इवॉल्व हो जाए, जहां पर कुछ डिवीजन प्रीमियम कोर्सेज की हो तो कुछ मास ऑडियंस के लिए फ्री या फिर लो कॉस्ट में भी मिले। ये सिनेरियो एकदम रियलिस्टिक लगता है, बैलेंस बिटवीन इंपैक्ट एंड इनकम। अब अगर शॉर्ट में बोलूं तो भाई फिजिक्स वाला एजुकेशन भी है, बिजनेस भी है और मीम भी है। ये तीनों आइडेंटिटीज अपोजिट नहीं है, बल्कि एक साथ मिलकर चल रही हैं फिजिक्स वाला के लिए। तो भाई ये थे इंडिया के एड टेक के सबसे बड़े ब्रांड फिजिक्स वाला के सारे सिनेरियोस की प्रेजेंट फ्यूचर क्या हो सकता है। अब इन सिनेरियोस के साथ आप एग्री करते हो? अगर आप एग्री नहीं करते हो तो कमेंट में बताओ कि और क्या हो सकता है फिजिक्स वाला के साथ में। क्या तुमने इनके कोर्सेज ट्राई किए हैं? तुम्हारा एक्सपीरियंस इनके साथ क्या रहा है? आज का फुल स्टॉप यहीं लगाते हैं। जल्द मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।